मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल शिक्षा की ओर, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम से बेसिक से लेकर अपर लेवल तक की स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चों? हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, हमने सर्कल का टॉपिक किया था, जिसमें हमने सारी बेसिक टर्म को सीखा था और एनटीएससी ओलंपियाड में जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उसकी हमने प्रैक्टिस की थी। आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना, हम हायर लेवल पर भी चलेंगे। क्लियर? पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक करा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप मेरी हेल्प करना, जो ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर हम क्लास वाइज स्टडी करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 की टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्लियर बच्चों? आपकी वीडियो आगे से आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। हमने सर्कल की ही शुरुआत क्यों करी मैथमेटिक्स में? क्योंकि आर्यभट्ट नामक साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स ने क्या किया, सबसे पहले जीरो का आविष्कार किया था। तो जीरो से रिलेटेड कौन सी शेप थी हमारी? सर्कल। इसलिए हमने किसकी शुरुआत करी? सर्कल की। अब हमारा जो बेसिक बिल्डिंग है, सबसे पहले जो हमारी साइंस है, सबसे पहले आज हमारी शुरुआत किससे हो रही है? साइंस से। किससे हो रही है हमारी शुरुआत? साइंस से। तो साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में। कौन कौन सी? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। सबको विजिबल है ना? ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक शास्त्र। और बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। आज जो हमारा टॉपिक पढ़ने का है वो हमारा टॉपिक क्या है? सेल, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। इसकी खोज करने के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेने की सबसे पहले कोशिश किसकी थी जी? रॉबर्ट हुक की। कौन थे जी? रॉबर्ट हुक। किसके साइंटिस्ट थे? इंग्लैंड के। ठीक है जी। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? रॉबर्ट हुक। क्लियर जी? वो क्या करते थे? वो बड़े जिज्ञासु थे, मतलब क्या, इच्छुक थे, चीजों को अंदर से देखने के लिए उनकी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी, सीखने की बड़ी इच्छा रहती थी कि चीजें अंदर से कैसे दिखाई देती हैं। तो उस टाइम किसकी बात चल रही है? 1665 की, 1665। उस टाइम पर कोई भी सूक्ष्मदर्शी, जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है, अवेलेबल नहीं थे, जो चीजों को अंदर से हमें दिखाई दे। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? रॉबर्ट हुक ने खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाया। जो माइक्रोस्कोप है, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। जो माइक्रोस्कोप हैं, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, वैसे तो वो बहुत टाइप के हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 टाइप की बात करते हैं। किस किस की? साधारण सूक्ष्मदर्शी, जिसे क्या कहा जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। किसे क्या कहा जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। और दूसरे हम किसकी बात करेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। साधारण सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक लेंस होता है। क्या होता है? एक लेंस। और वो लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है? उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस है हमारा, वो देखने में कैसा होता है? वो किनारों से पतला और बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। यहां पर क्या होता है? जो उत्तल लेंस है, जो प्रकाश की किरणें, जो लाइट रे आएंगी, उनको एक बिंदु पर जाकर वो क्या कर देते हैं? केंद्रित कर देते हैं। जब वस्तु एक बिंदु पर केंद्रित होगी तो वो हमें क्या करेगी? विजिबल होगी, यानी दिखाई देगी। ठीक है जी? बोलो बच्चों, बात आप लोगों को समझ नहीं आई? सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक ही लेंस था, लेकिन जो इसकी आवर्धन क्षमता है, जो इसकी आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन पावर, वो कितनी होती है? 300x। बड़ी कम स्पीड है इसकी, जिसकी वजह से हमें क्लियर दिखाई नहीं देता।
ठीक है, इसलिए किसकी बात चली, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, जिसमें कितने लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 लेंस। कौन कौन से 2 लेंस होंगे, एक होगा आई लेंस, एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। आई लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या बोला जाता है, अभिदृश्यक लेंस। आप लोग नोट करिए अपने में, अभिदृश्यक लेंस और आई लेंस, दोनों का काम क्या क्या है। ठीक है जी, करें यहां पर काम। सबसे पहले हम काम करेंगे अभिदृश्यक लेंस का। अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, कोई भी वस्तु है उसका सबसे पहला प्रतिबिंब बनाएगा। कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी। कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा जी, आभासी। हमारी इमेज 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है वर्चुअल, जिसे आभासी बोला जाता है। आभासी मतलब बनती नहीं है लेकिन बनती हुई दिखाई देती है। एक होती है रियल, जो एग्जैक्टली यानी जो वास्तविक पिक्चर आपकी बनती है। अभिदृश्यक लेंस में आपका क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसका क्या बनेगा, फर्स्ट इमेज बनेगी। कौन सी बनेगी, फर्स्ट इमेज यानी पहला प्रतिबिंब। क्या बनेगा जी आपका, पहला प्रतिबिंब, जो क्या होगा, जो होगा वास्तविक, लेकिन कम बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो नेत्रिका लेंस क्या काम करेगा, अब किसका काम कर रहे हैं हम, नेत्रिका लेंस का। नेत्रिका लेंस क्या करेगा, इसी का आवर्धित, यानी आवर्धित का मीनिंग अब आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा, बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। उल्ट वो क्या बनाएगा, आभासी। क्या बनाएगा, आभासी। क्या बनाएगा, सीधा। बोलो आपको समझ में आया कि जो रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी बनाया वो कौन सा बनाया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें एक लेंस है, उसमें 2 लेंस है, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसमें नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। अभिदृश्यक लेंस का क्या काम है और नेत्रिका लेंस का क्या काम है। यहां तक पता चला, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने खुद का क्या बनाया, यानी रॉबर्ट हुक ने सेल्फ क्या बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बनाया जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें उन्होंने क्या देखने की कोशिश करी, सेल को देखने की कोशिश करी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, नोट कर लिया। क्या मैं रब कर सकती हूं, आगे चले, चलिए जी। चलिए जी, अब हम शुरू करें आगे। आप सबने लिख लिया होगा। चलिए, अब मैंने क्या बताना है, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है बेटा, जो कोशिका है, जो इसकी स्टडी की जाती है, उसको बोला जाता है सेल बायोलॉजी। क्या बोला जाता है, सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका जीव विज्ञान। क्या बोला जाता है, कोशिका जीव विज्ञान। सेल जो वर्ड है किससे रिलेटेड है, साइटोलॉजी से। किससे रिलेटेड है, साइटोलॉजी से। साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का क्या मतलब होता है जी, सेल। इसलिए सेल की स्टडी को और क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। अगली बात क्या, जो सेल की स्टडी करेंगे, जो सेल की स्टडी करेंगे वो साइंटिस्ट क्या कहलाते हैं, सेल बायोलॉजिस्ट। ध्यान से आप सब उतारते रहना, वो क्या कहलाएंगे, सेल बायोलॉजिस्ट। कोई दिक्कत आप लोगों को, यानी कोशिका जीव विशेषज्ञ। क्या कहलाएंगे, कोशिका जीव विशेषज्ञ। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई।
चलिए जी, अब आगे हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल, आप लोगों ने मिलियन सुना है, ट्रिलियन ऑफ सेल पाई जाती हैं, यानी ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इनका जो साइज है, जो इनका आकार है, वो कितना होता है, 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर, 1 to 100 माइक्रोमीटर। इसको बोला जाता है बेटा म्यू। क्या बोला जाता है, म्यू। और ये माइक्रोमीटर, इसको बोला जाता है माइक्रोमीटर। क्या बोला जाता है, माइक्रोमीटर। कितनी पावर होती है, 10 की पावर -6 मीटर इसकी होती है वैल्यू। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। तो हमारी बॉडी में इतनी सेल पाई जाती है, उन सेल का इतना आकार पाया जाता है। सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी बोला जाता है। और जो साइंटिस्ट इनकी स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेल बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे बात क्या बेटा, कई बच्चे इस चीज में होते हैं कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट और एक स्मॉलेस्ट ऑर्गन दोनों एक जैसे हैं। नहीं, छोटी इकाई और छोटा अंग दोनों एक जैसे नहीं है। छोटी इकाई तो वो है जिसको रखते चले जाएंगे एक बड़ी चीज बन जाएगी। छोटा अंग रख के पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट तो क्या है, सेल यानी कोशिका। और छोटा अंग है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ऑर्गन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि। हमारे कान में या स्टेप्स बोला जाता है। ये हमारे ईयर की सेकंड बोन है, सॉरी थर्ड बोन है। कौन सी बोन है जी, थर्ड बोन है। ये हमारे ईयर की तीसरी हड्डी है। हमारे कान की ये सबसे थर्ड हड्डी है। हमारे कान में जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे पिन्ना बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती, इसमें इलास्टिसिटी यानी लचक पाई जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको इतना पोर्शन क्लियर हुआ बेटा। हमने छोटी इकाई के बारे में पढ़ लिया और हमने छोटे अंग के बारे में पढ़ लिया। क्या मैं इसको रब कर सकती हूँ? चलिए जी आगे, चलिए जी। अब आगे हम स्टडी करेंगे पूरे संसार में, फिर हम आगे चलेंगे। हमारे पहले मैं सारी बातें आपको बता दूं। पूरे संसार में सबसे बड़ी यूनिट, अब हम बात कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड की और हमारी बॉडी की। वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल और वर्ल्ड में हमारी बिगेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल क्या है और बिगेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल क्या है हमारे पूरे संसार के अंदर? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है जी? एक सेकेंड बेटा, कौन सी है जी? माइकोप्लाज्मा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? माइकोप्लाज्मा। और बिगेस्ट सेल किसकी है? शतुरमुर्ग के अंडे की। बिगेस्ट सेल किसकी है? शतुरमुर्ग के अंडे की, यानी ऑस्ट्रिच के एग की। किसकी है जी? ऑस्ट्रिच के एग की। समझ में आ गया? अब बारी किसकी आ गई? हमारे पूरे शरीर की। हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बिगेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु की, जिसे क्या कहा जाता है? स्पर्म। और बड़ी कोशिका किसकी है? ओवम, जिसे क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे पूरे संसार में बड़ी कोशिका छोटी कोशिका कौन सी है और हमारी बॉडी के अंदर बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपनी कोशिका के बारे में। कैसे कैसे कोशिका की खोज हुई, क्या क्या चीजें आई, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, जो हमने करी थी ना। अब वहीं से शुरुआत करते हैं, हमने बीच की।
सारी बातें ले ली। चलिए जी, रॉबर्ट हुक ने क्या करा, यानी फादर ऑफ सेल, यानी कोशिका के जनक, कोशिका के जनक कौन थे जी? रॉबर्ट हुक। कौन थे जी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो सेल है उसका नाम बोला सेलुला। क्या बोला जी? सेलुला। सेलुला का मतलब होता है लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल रूम। स्मॉल रूम का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। किसका मतलब है? सेल का, यानी सेलुले का। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? जब रॉबर्ट हुक ने किसका लिया जी? ओक ट्री। ओक ट्री होता है बलूत का पेड़। किसका पेड़ होता है जी? ये बलूत का पेड़। इसकी जो लकड़ी है वो बड़ी मजबूत होती है और इसके फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। ओक ट्री की इन्होंने कोर्क ली। कोर्क को बोला जाता है छाल। जब उसने छाल लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उनको ऐसी संरचना दिखाई दी। ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रही है आप लोगों को। उस टाइम इन्होंने कहा ये जो मोंटेसरी होती थी, मोंटेसरी क्या होती है? साधुओं के रहने का स्थान, रहने का स्थान। वहां कमरे बने थे और साधु को इंग्लिश में बोला जाता है मोंक। क्या बोला जाता है? मोंक। जो ये कंपार्टमेंट थे, जो ये कंपार्टमेंट थे, ये क्या थे? खाली। खाली यानी क्या थी? ये एम्प्टी। तो रॉबर्ट हुक ने कहा जो मैंने सेल देखी वो क्या थी? मृत। यानी क्या देखी मैंने? डेड सेल देखी। मैंने कौन सी सेल देखी? डेड सेल देखी। यहां तक बात समझ में आई आपको? तब 1600, ये बात किसकी चल रही थी? 1665 की। इसमें हमारे 5 से 6 ईयर आएंगे बेटा, वो आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप लोग कंपटीशन में उनके आंसर दे सको। यहां तक क्लियर हुआ? 1665 के बाद 1674 यानी 1674 का ईयर आया। साइंटिस्ट आए एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन हिंदी में क्या बोलेंगे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। उन्होंने क्या करा? लिविंग सेल देखी। लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका। क्या देखी जी? जीवित कोशिका। कहां देखी? पोंड के अंदर देखी, यानी तालाब के अंदर देखी। किसके अंदर देखी? तालाब के अंदर। किसकी देखी? बैक्टीरिया की। किसकी देखी? प्रोटोजोआ की। हिंदी में कैसे लिखेंगे? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। क्लियर हो गया? यानी क्या हुआ? हमने डेड सेल भी देख ली, फिर हमने क्या देख ली? एम्प्टी सेल भी देख ली। किस किस ईयर की बात कर ली हमने? 1665 की बात कर ली और हमने किसकी बात कर ली? 1674 की बात कर ली। अब बेटा जैसे घर में जो बड़ा होता है वो ये कहता है ये काम कर लो, ये काम कर लो। इसी की सेल को चलाने वाला एक इसका क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। जो ये करेगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी बनाओ। प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन को जनरेट करो। तो वो कौन है जी? केंद्रक। कौन है जी? केंद्रक। जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है जिसे? न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करी जी? 1831 के अंदर। जिसने ये बता दिया कि सेल के अंदर अब क्या पाया जाएगा? केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाएगा। और न्यूक्लियस से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली को बोलते हैं कोशिका के अंगक। जो कोशिका खाली नहीं है, कोशिका के अंदर कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। कि न्यूक्लियस के अंदर, कोशिका के अंदर क्या पाई जाएंगी? सेल ऑर्गेनेली पाई जाएंगी। क्लियर हो गया? हमने कौन कौन से 3 ईयर करे? 1665 यानी 1665, 1674 यानी 1674, 1831 यानी 1831। क्लियर? इसके बाद आती है जी सेल थ्योरी। कौन आई जी?
सेल थ्योरी को बोला जाता है कोशिका का सिद्धांत। क्या बोला जाता है बेटा? कोशिका का सिद्धांत। इसको देने में 3 साइंटिस्ट आए जिनको इकट्ठा मिला के हमारा क्या बन गया? सेल थ्योरी। कब कब आए? 1838 में, 1838 में, 1839 में। कौन कौन आए? सबसे पहले आए शिल्डन। कौन से आए जी? शिल्डन। कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मन के। कहाँ के साइंटिस्ट थे ये? जर्मन के साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट थे ये? ये थे वनस्पति जगत के। वनस्पति जगत के। वनस्पति जगत को क्या बोला जाता है बेटा? आगे जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी भी आगे बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? जूलॉजी में, बोटनी में। तो ये थे बोटनिस्ट। क्या थे ये? बोटनिस्ट। अगले 1839 में आए शिवान। ये भी जर्मन के साइंटिस्ट थे। शिल्डन को हिंदी में क्या लिखेंगे? स्लीडन। इनको क्या लिखेंगे? स्मान। जर्मन साइंटिस्ट थे। ये किसके थे? जंतु जगत के। किसके थे? जंतु जगत के, जूलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है इनको? जूलॉजिस्ट। पहले शिल्डन ने क्या कहा? अब देखो 1665 में शुरुआत हुई, 2000 साल बीत जाने के बाद देखो 1838 की बात आ गई। इन्होंने क्या कहा? सारे के सारे जो प्लांट है वो किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। प्लांट जो है किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। क्लियर? अब जब कहा इन्होंने प्लांट के बारे में, जो शिवान थे उन्होंने क्या? सारे एनिमल्स भी, क्या सारे एनिमल्स भी किसके बने होते हैं? कोशिका के। मेड बाय सेल। ये भी किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। तो आप देखो जब प्लांट भी कोशिका के बन गए और एनिमल भी किसके बन गए? कोशिका के बन गए। थर्ड साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चू। कौन आए जी? रुडोल्फ वर्चू। यही कोशिका के सिद्धांत के 3 पॉइंट है बेटा। आप लोगों से पूछ सकते हैं कौन सा इसके अंदर नहीं आता। रुडोल्फ वर्चो ने कहा जैसे कोई बेबी आता है तो पहले एक कोशिका होती है, फिर एक कोशिका आगे विभाजित होकर क्या हो जाता है? पूरा बेबी बन जाता है। तो रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। यानी every new cell is made up of old cell। हमारी हर नई सेल पुरानी सेल से क्या होगी? मिलकर बनेगी। बेटा जैसे हम साइकिल बोलते हैं तो हमारा साइकिल भी क्या है? पहले सेल आएगा, फिर क्या आएगा? टिश्यू, फिर क्या बनेगा? ऑर्गन, फिर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनेगी? हमारी पूरी बॉडी। हिंदी में क्या आएगा? कोशिका। कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद क्या आएगा? हमारा पूरा शरीर। क्लियर हुआ? कोशिका के सिद्धांत की 3 बातें पता चल गई, 1838 की, 1839 की और रुडोल्फ वर्चो ने जो इन्होंने कहा। क्लियर हुआ? अब हमारा आ गया क्या जी? हमारे अब आए साइंटिस्ट परकेंजी। पहले आप लोग ये लिखिए, मैं इनको रब कर सकती हूँ। चले जी, चलो सब नोट करते चलना बेटा अपनी नोटबुक पर, ताकि जब भी आप खोलो अपनी नोटबुक, मैंने पहले भी बताया था साइंस की और मैथ की अलग अलग नोटबुक लगाना, नोट करते चलना, रिवीजन करते चलना, ताकि आप लोग पीछे ना आए। ठीक है? और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इंग्लिश में इनका नाम याद करें और इंग्लिश वाले भी हिंदी में याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी? अब हमारे साइंटिस्ट आए जी परकेंजी। कौन आए जी? परकेंजी। परकेंजी ने क्या कहा 1839 में कि सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। अब मान लो कोशिका के अंदर उसके पार्ट पाए जाएंगे तो वो तो हिलेंगे डुलेंगे,
तो लिक्विड पाया जाएगा जिसमें वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो परकेंजी ने कहा हर कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। अब बेटा आप लोगों ने कैंसर के बारे में सुना है। कैंसर में क्या होती है, कोशिका विभाजित होती रहती है, वो अनलिमिटेड डिवाइड हो जाती है जिसकी वजह से कैंसर बन जाता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल हैं जो बहुत जल्दी डिवाइड होती हैं, कुछ होती हैं जो डिवाइड ही नहीं होती, कुछ होती हैं जो बहुत धीरे धीरे डिवाइड होती हैं। तो क्या जो डिवाइड नहीं होती वहां ट्यूमर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन जिसे क्या कहा जाता है, दिमाग। दिमाग के अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती है, न्यूरॉन सेल। एक बात और रह गई जो मैंने तुम्हें, सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, न्यूरॉन सेल है सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका यानी बिग सेल। लेंथ वाइज ये क्या है, बड़ी सेल। हमारे ब्रेन में दो टाइप की सेल है न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। एक होते गीलियन सेल। क्लियर बेटा, गीलियन कोशिकाएं। जो न्यूरॉन सेल है ये आगे डिवाइड नहीं होती, ये आगे विभाजित नहीं होती। तो अगर ये कहा जाता है कि ब्रेन में अगर चोट लग जाए तो इंसान मर जाता है, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं होगी जितनी चाहिए भी, तो ये अपने आप को क्योर, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ब्रेन में ट्यूमर होता है, वो किस सेल की वजह से होता है, गीलियन सेल की वजह से ट्यूमर हो जाता है। ये गीलियन सेल इन न्यूरल सेल को क्या प्रदान करती है, पोषण यानी न्यूट्रिशन प्रदान करती है। दूसरा हमारी लीवर यानी यकृत। यकृत के अंदर सेल बहुत बार डिवाइड होती है। सेल का डिवीजन क्या होता है जी, फास्ट। समझ रहे हो, तो लीवर सेल में फटाफट से क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। लीवर अगर मतलब अगर खराब भी हो जाए, कोशिका कुछ मृत भी हो जाए, तो उनको फटाफट से क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। और पूरी बॉडी में नॉर्मली सेल क्या होती हैं, डिवाइड होती चली जाती है। क्लियर। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक। हम फटाफट से रिकैप कर ले जो हमने आज पढ़ा है, ताकि आप लोगों को ये न रहे क्या खिचड़ी सी पकड़ी है ना। सबसे पहले आया रॉबर्ट हुक 1665 में। क्या देखा उन्होंने, सेल के बारे में देखा, पता करना चाहा सेल कैसे दिखाई देगा। तो उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने खुद बनाया, सेल्फ मेड क्या बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मैंने आपको बताया कि दो लेंस होते हैं, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस। दोनों के मैंने आपको फंक्शन बता दिए। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो सेल है वो मृत है, खाली कमरे की तरह है। लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल रूम या छोटा कमरा कहा जाएगा, सेल्यूले कहा जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद कौन आए जी, 1674 में कौन आए जी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने क्या बताया, तालाब के अंदर जीवित कोशिकाएं देखी। तो यानी लिविंग सेल भी पता चल गई, डेड सेल भी। फिर कौन आए, 1831 में आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने बताया सेल अकेला नहीं है, सेल के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाएगा जो सारे काम करेगा। फिर हमारा क्या आया, कोशिका का सिद्धांत। 3 थे 1838, 1838, 1839, 1839 और रुडोल्फ वर्चो। 1838 में शिल्डन आए, 1839 में श्वान आए और रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या कहा, शिल्डन ने कहा, जो क्या थे हमारे बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा जो सेल है प्लांट की वो कोशिका से मिलकर बनी है। श्वान जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, वो हमारे जो एनिमल है वो सेल के बने हैं। और रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा, जो नई कोशिका है, एवरी न्यू सेल इज मेड अप ऑफ ओल्ड सेल, नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। क्लियर हो गया। फिर मैंने तुम्हें बताया परकेंजी। परकेंजी ने क्या कहा, ये ऐसे ही नहीं रहेंगे सारे कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनिक लिक्विड होगा उसमें ये फिक्स होंगे। फिर हमारी बॉडी के अंदर सेल की डिवीजन आई, कोई सेल बहुत ज्यादा डिवाइड होगी, कोई नहीं होगी। ट्यूमर कब बनता है, जब सेल बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाए। तो ब्रेन में अगर न्यूरॉन सेल है, तंत्रिका सेल है, जैसे आप गर्म चाय के कप को छूते हो, तुरंत मैसेज चला जाता है ना, वो कौन लेके जाती है, न्यूरॉन सेल। क्लियर हो गया, यानी तंत्रिका कोशिका। अगर ये डिवाइड नहीं होती तो ब्रेन में ट्यूमर क्यों हुआ, इन गीलियन सेल की वजह से। मेरे ख्याल से बच्चों आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अपनी नोटबुक पर नोट करना। कल हम आगे मिलेंगे, हम ये पढ़ेंगे एक सेल होगी तो क्या कहेंगे, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी तो क्या कहेंगे। फिर हम आगे आगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।